not the least, myself Dr. Anil Sethi. I am a motivational speaker and life coach, and we help individual and the organizations to be the best version of themselves. And if I have to say, in last 2 years, I have got around 30 lakh business from through RMB members or their references. So I wish all the good luck to the new team, my friend Rajesh and Naveen ji and Arun Rekha ji. So I welcome Ajay ji and I will request Arun Nungtan ji and Rajesh ji to facilitate our chief guest Ajay Gupta ji. Kindly for a round. जब मैं 9 महीने का था तो मुझे पोलियो हो गया था। तब भारत में पोलियो वैक्सीन शुरू नहीं हुई थी या शुरू होने जा रही थी। अभी मैंने इसी महीने 55 साल अपने पूरे किए उम्र के। तो मैं पिछले 54 सालों से डिसेबिलिटी से जूझ रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, करीब से उसको जान रहा हूँ। ये आज भी, तब भी हमारे समाज में बड़ा टैबू था, आज भी हमारे बड़े समाज में बड़ा टैबू है और मुझे लगता है आने वाले सालों में भी ये टैबू रहेगा। तो जब मैं 6 साल का था तो पहली बार मैं स्कूल गया। हमारे एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर आते थे और वो मेरे दादाजी को बोलते थे कि भाई हाँ मुझे पक्का पता है इस बच्चे को तुम अनपढ़ रखोगे। तो दादाजी बोलते थे नहीं, हम घर में पढ़ा रहे हैं, अभी प्रॉब्लम है, चल नहीं सकता है, कैसे स्कूल लेकर जाएंगे। तो उसने कहा नहीं वो सब तो तुम्हें पता होगा, पर मुझे पक्का पता है कि तुम इसको अनपढ़ रखना चाहते हो। तो फिर उसने दूसरे तीसरे महीने में कुछ ऐसा ही कहा तो दादाजी ने कहा चलो इसे आज से स्कूल भेज देते हैं। तो मैं भी तैयार हूँ। तो मेरे को हमारे वो जो मिठाई की दुकान थी दादाजी की, एक हाउस हेल्प ने गोदी में लिया और स्कूल में छोड़ाया। तो मैं अक्टूबर के महीने में सरकारी स्कूल में पहुंच गया। टाट पट्टी बिछी हुई थी, गर्मी में पता लगा पंखे नहीं थे, क्योंकि सर्दी में तो लग रहा था टाट पट्टी है, ठंडा है, पर गर्मी में पता लगा यहाँ पंखे भी नहीं है। तो मेरी ऐसे स्कूलिंग शुरू हुई। मैं क्लास 3rd में सीधा पहुंचा। 5वीं के बाद 6, 7, 8 में उसी पे सरकारी स्कूल में ऊपर पहुंचा और मुझे कोई गोदी में स्कूल छोड़ाता था। तो मुझे गोदी में स्कूल छोड़कर आता था, दिन में आता था, मुझे खाना खिलाया जाता था और टांग के वॉशरूम में ले जाता था और वापस मुझे वहाँ 6th क्लास में हमें डेस्क मिल गए और मजा आने लग गया। अब जब 9th क्लास में स्कूल जाना था तो समस्या ये थी कि मेरा वजन ज्यादा हो गया था, खाते पीते घर का बच्चा था और उम्र भी हो रही थी। तो 6th 7th में ये हुआ कि मुझे पीठ पे लाद के ले जाने लगा, लेकिन 9th में ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि वो मुझे पीठ पर लाद कर लेकर जाएगा। तो पहली बार तब मैं लगभग 15 साल की उम्र में मैंने कैलिपर्स पहनने शुरू किए। पोलियो के पेरेंट्स पोलियो के पेशेंट को बोले या यूजर को बोले कैलिपर पहनने बहुत मैंडेटरी होते हैं। तो मेरे 3 लिम्स में पोलियो है, मेरा लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट पैर और राइट पैर, 3 लिम्स में पोलियो, मेरा राइट हैंड काम करता है। फिर थोड़ी सी एजुकेशन, बिजनेसेस, ये सब साथ साथ चलता रहा। आपने मांगी थी एजुकेशनल जर्नी तो मैं उसकी तरफ जाने की कोशिश की, बिजनेस जर्नी तो मैं उस पर जाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बहुत अर्ली स्टेज में बिजनेसेस शुरू कर दिए। 16 साल की उम्र थी मेरी, मैं 12वीं का स्टूडेंट था और मैंने अपनी दादाजी की मिठाई की दुकान पे जाना शुरू कर दिया। फिर चावड़ी बाजार में मेरे पिताजी की दुकान थी, सैनिटरी हार्डवेयर की, तो मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने 19-20 साल की उम्र में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। फिर मैंने शेयर ब्रोकिंग का काम किया, फिर मैंने एक चिट फंड कंपनी चलाई, फिर मेरे जयपुर की स्टॉक एक्सचेंज की मैंने मेंबरशिप ली और मैं जयपुर स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप लेकर 6 महीने कुछ वहाँ पे काम किया और फाइनली वेंचर इनटू कि मैंने कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर खोला। कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में हमने पहले 4 सालों में देश भर में अपने 100 सेंटर बनाए। तब तक नई यूनिवर्सिटीज ने GBA, BCA और MCA के कोर्सेज देने शुरू कर दिए थे। उससे पहले कंप्यूटर एजुकेशन के कोर्सेज यूनिवर्सिटी नहीं देती। तो आपको ध्यान होगा, आपकी सबकी उम्र बड़ी है इसलिए आपको ध्यान होगा, नेट, एडटेक, STG, SSI ये फर्स्ट रो में लोग होते थे, सेकंड रो में हम थे। ये सब करते करते जब वो बिजनेस यूनिवर्सिटीज लेने लग गई, मतलब BBA, BCA, MCA के कोर्सेज, तो मुझे लगा कंप्यूटर एजुकेशन में सर्वाइवल थोड़ी मुश्किल होती रहेगी। बट वी स्टार्टेड, हमने डिसाइड किया कि हम कभी भी अपना स्कूल नहीं खोलेंगे। तो हमारे पास कोई स्कूल नहीं था, हमारे पास कोई प्लान नहीं था दिखाने के लिए, बट हमने कंप्लीट होमवर्क किया और कंप्लीट होमवर्क करने के साथ हम लोगों ने बचपन प्ले स्कूल की शुरुआत की। 2002 में हमने बचपन की शुरुआत की 11 फरवरी और अभी फरवरी 2026 में हम लोग 23 साल पूरे करें। हमने ये जर्नी को अभी 23 साल होने जा रहे हैं। हम पूरे भारतवर्ष में हैं, हम कश्मीर में हैं, कन्याकुमारी में हैं, मतलब देश के सभी हिस्सों में। क्योंकि जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है वहाँ है, जहाँ सूरज सबसे देर से जाता है वहाँ है, और जहाँ सूरज सबसे ज्यादा रहता है पूरे दिन हम वहाँ हैं, जोधपुर में। तो इस तरीके से हम पूरे भारतवर्ष में।
प्ले स्कूल के 4 साल बाद हमने ये प्लान बनाया कि अब हमने प्ले स्कूल को ठीक से समझ लिया है, हमें फॉर्मल स्कूलिंग की तरफ जाना चाहिए। सेम मॉडल वी ट्राइड टू रेप्लिकेट। प्ले स्कूल्स के बाद हमने 2000 मतलब उसके 4 साल बाद फॉर्मल स्कूल की शुरुआत की। अगेन वो फ्रेंचाइज नेटवर्क है, तो फ्रेंचाइज नेटवर्क में हमने 120 फॉर्मल स्कूल देश भर में बनाए। आज हम CBSE रन 70 स्कूलों में एफिलेटेड है और बाकी 40-42 स्कूल जो है वो 3rd, 5th, 8th इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। पूरे देश भर में लगभग 3 लाख बच्चे करंटली पढ़ाते हैं। ये करने के बाद ऐसा लगा कि हमें हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, तो हमने ऋषिहुड यूनिवर्सिटी की स्थापना की। मैं ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का को-फाउंडर हूँ, वहाँ मेरे एक और को-फाउंडर मेरे साथ है। हम लोगों ने ऋषिहुड यूनिवर्सिटी शुरू की आज से 8 साल पहले। With a little pride in our mind, in our side, ये fastest university of the country है, idea to inception and from first student to 1650 student। हमारे पास अभी 1650 स्टूडेंट्स हैं, 8 लाख स्क्वायर फुट एरिया है और हम बहुत अप काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी NCR सोनीपत में है, ताऊ देवीलाल पार्क के सामने। ऋषिहुड का नाम है, बचपन मतलब चाइल्डहुड और ऋषिहुड मतलब ऋषिहुड। तो ऋषिहुड का नाम स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिकागो वाली जो फेमस उनकी स्पीच थी वहां पे लिया था। मतलब क्या बोलूं, चैलेंज तो आई थिंक ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। मैं छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ सर। मैं पहले स्कूल में गया, हमने उसने पूछा कि मैं ट्रेन का पहला डिब्बा हूँ, मैंने बोला पैसेंजर भी पहले। तो मेरे साथ जो एग्जीक्यूटिव था उसने मुझे गोली मारी, मैंने कहा सच बोल रहा हूँ। कहता सर जितना पूछ रहा उतना बोल दो ना, आप तो ये भी बता रहे हो कि आप ट्रेन के मतलब पहले पैसेंजर हो, कौन आपकी ट्रेन में बैठना चाहेगा। तो इट वाज ए वेरी टफ जर्नी, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग का मतलब ये होता है सर कि पहले आप एक मॉडल बनाएंगे, उसको सक्सेसफुली चलाएंगे, फिर एक सक्सेस रेसिपी बनाएंगे, फिर SOPs बनाएंगे और फिर जाएंगे बाजार में ये बताने के लिए कि देखिए हमने कुछ किया था, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया है, हमने अब ये रिकॉर्ड कर लिया है, एक इवेंट हमने ठीक ढंग से आपके लिए तैयार कर दिया है और प्लीज आइए और हमने ज्वाइन कीजिए। और हम जब जाते थे तो हम बोलते थे हमारे पास तो कोई स्कूल ही नहीं है, प्ले स्कूल। हाँ मेरे बच्चे पढ़े थे, आपके बच्चे किसी और प्ले स्कूल में पढ़े थे, ये आपको कैसे क्वालिफाई करता है कि मैं आपकी फ्रेंचाइजी दे दूं, आपको फ्रेंचाइजी फीस दे दूं? मैं आप पे बिलीव नहीं कर सकता। पर मुझे लगता है कि जो मेरा पागलपन था, जो मेरा विश्वास था, वो ये था कि अगर आपका होमवर्क कंप्लीट होगा ना सर, तो भारत ऐसा ही है, वो आपको मौका देना चाहता है। हम गलती क्या करते हैं सर, बिना होमवर्क के बाजार में चले जाते हैं। तुमने आइडेंटिफाई किया कि बाजार की प्रॉब्लम्स क्या है। मेरे बच्चे पढ़ते थे, अच्छी किताबें नहीं थी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, काउंटिंग, कलरिंग, ये सब किताब भी नहीं थी। कोई टीचर्स के लिए मैनुअल नहीं था, टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे ये प्लान नहीं था, कितने बजे स्कूल खुलेगा ये नहीं था, कोई ठीक से नाम नहीं था, नाम था तो उसका कॉपीराइट नहीं था। तो मुझे लगा ये सब गैप है, एक बार शुरू करते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कुछ शुरू हो जाएगा। तो इनिशियल जर्नी बहुत टफ थी, बट अगर मैं समझ रहा हूँ और जो आपका सवाल है, तो मुझे लगता है सर हार्डवर्क और कंप्लीशन ऑफ द होमवर्क, कंप्लीट होमवर्क इन योर हैंड इज द की, कि एटलीस्ट वो आपको ना एम्पावर कर देते हैं किसी के सामने खड़ा करने के लिए, आप अपनी बात कह पाते हैं। लेकिन अगर आपको अंदर से पता होता है कि ये आपको आता ही नहीं है, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तो फिर आप प्रयास करने के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि आपके अंदर तो आपको पता होता है कि आप तैयार नहीं हैं। लेकिन जब आपको ये पता होता है कि आप अंदर से तैयार हो तो आसान हो जाता है। तो पहली प्रॉब्लम थी कि मैंने कैलिपर पहनने शुरू किए तो मुझे चलना नहीं आता था। आप किसी को कैलिपर तो पहना देते हो, पर आपको सीखना पड़ता है हाउ टू रन, हाउ टू वॉक। तो मैंने उन 2 महीने की छुट्टियों में एक कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि साउथ दिल्ली में होता था, हमारे वहाँ से निकल के साउथ दिल्ली जाना अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी। वो सिखाते थे हाउ टू वॉक। तो 1 महीने का कोर्स था, 20 दिन उन्होंने मुझे सिखा दिया, दोनों क्रिचेस दे दी, जो मेरे कैलिपर्स थे वो दोनों पैरों में लगाते थे और वो यहाँ कमर तक आते थे, उसकी वजह से अच्छे। तो जब 20-22 दिन हो गए मैंने अच्छे से नहीं सीखा, तो उसने मुझे बोला अजय नहीं, वो साउथ इंडियन थे, उन्होंने मुझे बोला कि अजय ना मैं तेरे को ना बहुत अच्छे से चलना नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं तेरे को ना थोड़ी थोड़ी देर में गिर भी जाती थी, तो बट मैं तेरे को एक बात समझा सकता हूँ कि जो गिरे, मैं तेरे को गिरने से नहीं रोक सकता, पर गिरे तो चोट ना लगे ये मैं तुझे बता सकता हूँ। मजा आ जाएगा, गिरना तो है ही, ये तो नियति में लिखा हुआ है, पर चोट ना लगे, कोई दांत ना टूटे, सिर ना फूटे। तो उसने मुझे बोला जैसे ही गिरना है ना शर्माना बंद कर दो, गिरने के लिए तैयार हो जाओ, गिरने का स्वागत करो, ध्यान से गिरो। आमतौर पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप गिरने लगते हो तो आप बचने की कोशिश करते हो, तो फिर आप गलत तरीके से गिरते हो। जैसे ही गिर रहे हो एक्सेप्ट करो, फटाफट फेंको, आगे गिरो, हाथ के बल गिरो। तो मैं 200-300-400 बार गिरा हूँ और आज तक मुझे चोट नहीं लगी, थैंक्स टू हिम। तो ये फलसफा लाइफ में बहुत काम आया कि जब आप गिर ही रहे हो तो गिरने की तैयारी के साथ गिरो। क्यों ये सोच रहे हो लोगों को बुरा लगेगा, क्यों ये सोच रहे हो कुछ बचाना है, क्यों ये सोच रहे हो कि ऐसे नहीं गिरना ऐसे गिर रहा है।
गिर रहे हो, तैयार हो जाओ, चलो गिरते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो लर्निंग्स थी लाइफ में, उन्होंने काफी काम किया। तो मैं कैलाश मानसरोवर चला गया। मैं तब कैलिको क्रचेस यूज करता था और प्रिकॉशनरी में व्हील चेयर ले गया। वापसी में एक और एक्सीडेंट हो गया और जो मेरा एक राइट शोल्डर काम करता है, उसका टेंडन टूट गया। तो मैं पहली बार 3 महीने बैठ गया, पहली बार लाइफ में रोया, पहली बार रुका, पहली बार घर पे था 10, 5, 20 दिन के लिए। बहुत कुछ लाइफ में पहली बार हो रहा था। तो मेरी वाइफ ने डांटना शुरू किया, बजाय प्यार और बढ़ाने के डांटना शुरू किया कि तुम्हें पैसे की लगी रहती है। तो उसने बोला आप कुछ अच्छा काम तो करते नहीं हो। तो मैंने बोला क्या अच्छा काम करना चाहिए। तो ऐसे करके कुछ शुरुआत हुई। फिर बच्चों ने बोला, स्टाफ ने बोला, तो मैंने डिसाइड किया कुछ अच्छा काम करते हैं। तो अच्छा काम करने के लिए अखबार में ढूंढा, वो नेट पे ढूंढा, एक व्यक्ति मिले, मैंने उनको फोन किया कि आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा अच्छा अगले हफ्ते मिलते हैं। फिर फोन किया, बोले अगले हफ्ते मिलते हैं। फिर फोन किया, तो एक दिन वो बोले अभी आ सकते हो क्या। मैंने कहा आ जाओ। तो तब तक प्रैक्टिस नहीं हुई थी, व्हीलचेयर ठीक से आ नहीं रहा था, कंधे का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो 2 लोगों ने पैरों से पकड़ा, एक ने हाथ से पकड़ा, गाड़ी में डाला और हम लोग उससे मिलने चले गए गुड़गांव। जब उसे पता लगा मैं बचपन से आता हूँ, फाउंडर हूँ, फोटो खिंचवाई, मम्मी को बुलाया, मम्मी ने बोला इसके लिए लड़की ढूंढो, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बोला कुछ मन से, कुछ तन से और कुछ धन से मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, जरूर मिलेंगे। मैंने 15 दिन बाद फोन किया, कोई काम कहता हूँ यू, यार कैसा आदमी है, मैं तो आया था, तूने फोटो भी खिंचवाई थी, मैं तेरे लड़की भी ढूंढ रहा हूँ, तू ऐसे बोल रहा है। 15 दिन बाद सॉरी अजय मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया था, आई सेव एंड फिर मैंने 1 महीने बाद फोन किया, कहता यार हु इज यू। मैंने बोला तो गंदा आदमी है, उसको छोड़ दो। फिर मैं किसी और को ढूंढा, मैम, क्योंकि वही लड़का ये ठीक नहीं है, मैम को ढूंढो। तो मैं एक मैम के पास गया, मैम ने भी बहुत डांटा मेरे को कि लोग यहाँ फोटो खिंचवाने आ जाते हैं और ऐसे ऐसे। तो मुझे लगा कि शायद इस फील्ड में कोई प्रॉब्लम है, कुछ अपना करना चाहिए। तो मैंने एक फाउंडेशन बनाया। फाउंडेशन का नाम है हम होंगे कामयाब फाउंडेशन। ना हमारे ऊपर CSR लगता है, ना हमारे ऊपर डोनेशन देने का मन करता है हमें, पर एक फाउंडेशन बनाया है। उस फाउंडेशन में हम पिछले लगभग 7-8 सालों से बहुत सारा काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से बहुत सारा काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं और अपने पैसों से कर रहे हैं। बाजार में नहीं जाते हैं, पैसे नहीं मांगते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं, और कोशिश भी करता हूँ कि वो वाली फोटो सोशल मीडिया पे ना जाए जिस काम के लिए करते हैं। तो उससे एक सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ सर कि मेरे साथ मेरे बच्चे सुधर गए, उन्हें भी डिसेबिलिटी का मतलब पता लग गया। फिर मेरे ऑफिस के लोग सुधर गए, फिर मेरे फ्रेंचाइजी सुधर गए, फिर मेरे फॉर्मल स्कूल सुधर गए, फिर मेरे टीचर सुधर गए। तो कुछ मिला के हमने 10,000 लोगों की ऐसी कम्युनिटी खड़ी कर ली, जो कम्युनिटी अब डिसेबिलिटी को समझती है, जो कम्युनिटी अपने शहरों में कुछ काम करती है, जो कम्युनिटी हमें पता भी नहीं है कब कहाँ क्या कर रही है, और ये देश भर में। तो हमारे सारे के सारे स्कूल, 120 स्कूल, वो यूनिवर्सल डिजाइन पे हैं। बहुत सारी मेंटल डिसेबिलिटी के अलावा हम डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करते हैं, उन्हें अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स लेकर आते हैं, बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई फोटो डाले, बिना इस आशा में कि हमें कोई रिकॉग्निशन मिलेगी इस बार। इसी तरीके से जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सल डिजाइन पे है। आप उस यूनिवर्सिटी के हर इंच, हर कोने तक जा सकते हैं। हर तरह की डिसेबिलिटी को कैटर करने का माइंडसेट हमारा है। हमारे चांसलर वैसा सोचते हैं, हमारे टीचर वैसा सोचते हैं, हमारे प्रोफेसर सोचते हैं, हमारे बच्चे सोचते हैं, और हमने हर फ्लोर पे अपने रूम्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। देश भर में बहुत सारी जगह कुछ ऐसा काम कोशिश करते हैं, हमें मिलता रहे, हमें हमारे हिस्से का काम मिलता रहता है, वो करके हम खुश होते रहते हैं। तो इन 7-8-6 सालों में शायद कुछ ऐसा सवाल था। तो ये एक बदलाव आया है जिसने मुझे थोड़ा सा शायद कुछ मतलब और ह्यूमन बनाया होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि मैं अभी तक तो एक बिजनेसमैन की जर्नी में हूँ। सर इन्होंने कोविड में किताब लिख दी, 15 दिन में बेस्टसेलर हो गई अमेज़न पे। तो सर तुम्हारी आप 55 साल की हैं और प्रॉब्ली 15-20 साल और है बिफोर टू हैव योर रूट्स, तो आपका टारगेट क्या है जिंदगी में? बहुत सारी चीजें जो है ना वो बाकी है। मतलब इस मामले में आज सुबह शाहरुख खान साहब बोल रहे थे, जो बोलता है टाइम नहीं है बुरी बात है, जो बोलता है काम ज्यादा है बुरी बात है, बट लाइफ का बहुत मजा आ रहा है। बहुत सारी नेटफ्लिक्स की सीरीज बाकी है, बहुत सारी किताबों के आइडियाज चल रहे हैं वो बाकी है, बहुत सारी किताबें साइड टेबल पे रखी हुई हैं पढ़नी बाकी है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना शायद बाकी है। एक यूनिवर्सिटी अगली आंध्र प्रदेश में बनाना चाहते हैं, हैदराबाद में, उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। कुछ और अच्छा काम कर पाएंगे देश में, इस बात की जरूरत है। और के लिए आप जो यूनिवर्सिटी का सोच रहे थे स्पोर्ट्स वाला, हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक डिवीजन बनाना चाहते हैं, स्कूल ऑफ पैरा एथलीट,
तो स्कूल ऑफ पैरा एथलीट में हम डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए, स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं और उनको किसी अलग अलग स्पोर्ट्स में तैयार करके वो देश के लिए खेलें, पैरा एथलेटिक्स में जाएं, ये हमारी एक कोशिश है आने वाले साल। सर मैंने एक किताब लिखी है, वो किताब बिजनेस पे है, एक लाइफ स्टोरी अपनी लिख के बैठा हूँ। अभी एक दूसरी किताब पूरी की है, धंधा और फ्रेंचाइजिंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि देश में बिजनेस को बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइज तरीकों से जाया जा सकता है। तो उस किताब को सूरत की कंपनी के साथ कर रहा हूँ। अगर एक मिनट का आप टाइम दो तो मैं कोई स्टोरी का एक चैप्टर बताता हूँ। एक महिला डॉक्टर के पास जाती है और वो बोलती है डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे उल्टी आती है, पैर सूज गए हैं, वॉमिटिंग होती है, कुछ खाने का मन करता है, स्लीप डिसऑर्डर हो रखा है, जितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है सारी बताती है। डॉक्टर उसकी तरफ बोलता है विच मंथ यू आर, कहते 8th मंथ, कहते जाओ यू आर ओके। आप प्रेग्नेंट हो, आप देश के भविष्य को जन्म देने वाले हो और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आ गए। तो हम बिजनेसमैन भी प्रेग्नेंट है, हम ये छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके नहीं जा सकते। जीएसटी का नोटिस आ गया, अफसर ने बुला लिया, ये तो हम चूंकि देश की अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो अगर हमें ये सब कर, आप अच्छा भला खाना खा रहे होते हैं, पीठ बजती है, आप देखते हो, बताते हो कि एक और ये आ गया है, तो आपका सारा खाना खराब हो जाता है, नमक ज्यादा लगने लगता है। तो ये सब तो बिजनेसमैन को समझना ही होगा कि हम देश में क्या जन्म करने जा रहे हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं और ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हम कुछ नया करने जा रहे हैं, बड़ा करने जा रहे हैं, तो इस तरह से वो हर किसी एक स्टोरी के साथ कोई एक बिजनेस की बात बताती है। तो ये पहली किताब थी, रूपा के साथ की थी। अभी दूसरी किताब एक ज़ेब्रा लर्न करके कंपनी है सूरत की, उनके साथ कर रहा हूँ। थैंक यू। Now it is my pleasure to announce the new board and leadership team for the 2026. I will request our new chairman, Mr. Rajesh Gupta ji, please come. Arun Rekha ji, our vice chairman. Naveen Kavra ji, secretary. अजय बसीर जी अभी है नहीं हमारे साथ, जॉइंट सेक्रेटरी। राजीव ठुकराल जी, डायरेक्टर मेंबरशिप। अनिल सेठी जी, एज एडवाइजर। So I welcome the new team and I am hopeful that RMB chapter will grow